कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिलने की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 66 साल के एक व्यक्ति और 46 साल के एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। 2 में से एक के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि कर्नाटक से दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। इनमें से एक 66 साल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं और ये वापस चले गए हैं। इनके संपर्क में आए 24 प्राथमिक और 240 सेकेंडरी संपर्कों का पता लगा लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक जोखिम वाले देश से 7,976 यात्री भारत अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 10 यात्री अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। वहीं दुनिया के अब तक 29 ऐसे देश हैं जहां पर 373 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। ये बहुत एक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो वायरस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले डिटेक्ट हो गया है आउटसाइड इंडिया और लाजमी था, आना ही था इंडिया में। सो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दिस वायरस इज गोइंग टू कम टू इंडिया एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? I feel that we should be calm, we should be quiet, we should be calm, but definitely we should be vigilant. और इस वक्त मेरे साथ एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम से मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के इस नए वेरिएंट से दहशत फैल चुकी है। अब तो भारत में भी केसेस सामने आ चुके हैं, कर्नाटक से 2 केस। क्या तैयारी, किस तरीके से निपटा जाएगा? जब से WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और हमें निर्देश मिला है कि हमें इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करनी है, तैयारी करनी है, तो इस संदर्भ में हमने लोकनायक में, क्योंकि लोकनायक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ से पिछली बार भी UK स्ट्रेन के, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन के हमने ट्रीट किए थे। इस बार भी हमने एक अलग से व्यवस्था की है, जिसमें 40 बेड हमने बनाए हैं। अभी हमारे पास एयरपोर्ट से जो ऑन अराइवल RT-PCR पॉजिटिव हैं और जो अफेक्टेड नेशन से ट्रेवल करके आ रहे हैं, उसके 6 केसेस जो RT-PCR पॉजिटिव हैं वो अभी एडमिट हैं और उनका जीन सीक्वेंसिंग का सैंपल हमने भेज दिया है। इसके साथ साथ हमने पूरा जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको ब्रीफ किया है और उनको ट्रेन किया है कि हाउ टू हैंडल सच केसेस, क्योंकि अननेसेसरी कुछ लोग पैनिक क्रिएट करते हैं कि बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो सारी जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, वो हम सबको समझाते हैं कि इसमें ज़्यादा जो जानकारी है अभी नहीं है, सीमित जानकारी है। अभी भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही केसेस सामने आए हैं और 29 कंट्रीज में ऑलरेडी इसके केसेस देखे गए हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं ये वो हैं जो कि साउथ अफ्रीका या यूरोप या उन कंट्रीज में जहां पर विजिट का या इंटरनेशनल ट्रैवल का हिस्ट्री है, वो केसेस हमारे यहाँ पे जो सस्पेक्टेड करके हैं वो लोकनायक में एडमिट हैं। और हम समझते हैं कि यदि हम अच्छी तरह से गाइडलाइंस का फॉलो करें, अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें हम कोविड का जो तय गाइडलाइंस है उसका जो मापदंड है उनको हम फॉलो करें, तो इसमें ज़्यादा
पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने देखा भी है कि इस नए वेरिएंट को लेकर शोध अभी लगातार जारी है, रिसर्च चल रही है, सिम्टम्स के बारे में अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है और ट्रीटमेंट के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट कैसे फाइनलाइज किया गया है कि इस तरीके की मेडिसिन मरीज को देनी है या इस तरीके का ट्रीटमेंट करना है, ये कैसे तय हुआ है? देखिए, अभी तो हमारे पास दिल्ली में कोई भी पेशेंट इसका पॉजिटिव नहीं पाया गया है, पर जो भी अनुभव बाकी कंट्रीज का है, यूरोप का, साउथ अफ्रीका, और जो भी एक जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें ये देखा गया है कि ये जो केसेस होते हैं ये हल्के होते हैं, हल्का बुखार होता है, गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और एक्सट्रीम वीकनेस ये पैदा करता है, ये जो ओमिक्रॉन वायरस है। यदि हम देखें कि डेल्टा जो वायरस था, जिसको 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा उसका बर्डन था, डिजीज़ बहुत तेज़ी से वो भी फैलता था, पर ये जो वायरस है, एक तो ये कि इसकी जो ट्रांसमिशन का रेट है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो सिम्टम्स हैं इसके वो हल्के हैं। इसके साथ ये भी देखने में आया है कि ये जो वायरस है उन लोगों को भी संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है जो ऑलरेडी फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हो गए, या जिनको दूसरा जो वायरस का स्ट्रेन था वो था, या वो लोग जिन्होंने वैक्सीन भी ले लिया है। यानी कि ये इम्यूनिटी को भी इवेड करता है और इम्यूनिटी को ओवरकम करता है, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो अल्फा, बीटा और डेल्टा जो स्ट्रेन है उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन में इसमें देखने को मिले हैं। तो ये एक निश्चित रूप से जो कंसर्न का है वो एक चिंता की बात तो जरूर है, पर इतना नहीं है कि आप यदि हम बिल्कुल लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और इस सवाल के साथ भी आपके पास लौटूंगी कि क्या जो मौजूदा वैक्सीन लोगों को लग रही है वो क्या कारगर है इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? आपके पास आऊंगी, अभिषेक का मैं रुक कर लेती हूँ। अभिषेक, मुंबई की जरा स्थिति बताइए, क्योंकि 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, एक बार फिर से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या तैयारियां जमीनी तौर पर? देखिए, मुंबई में 9 केस जो मिले हैं वो बेसिकली मिले हैं जो विदेश से आए हैं, उनको रखा गया है आइसोलेशन में। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो इस समय न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। खासकर वो लोग जो कि अब मैच देखने के लिए आ रहे हैं या स्टाफ है, सबको डबल वैक्सीनेशन जरूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको थर्मल स्क्रीनिंग दिखाई पड़ रही है, जो यहाँ से चेक करने के बाद ही लोगों को छोड़ा जा रहा है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराया जाए और साथ ही अंदर भी इसी तरीके की स्कैनिंग चल रही है। और उसके साथ साथ हर जगहों पर मास्क और डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है, उसके बाद ही यहाँ पर स्क्रीन करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। यानी अगर आप किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके का सिम्टम है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, पहले आपकी टेस्टिंग कराई जाएगी, फिर चाहे डबल वैक्सीनेशन ही क्यों न हो। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भी स्टाफ हो या फिर जो मैच देखने के लिए आए हैं उसी तरीके का यहाँ पर चारों तरफ जितने भी गेट्स बनाए गए हैं उन सभी जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। दूसरी तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जितने भी स्टाफ हो या पुलिसकर्मी सभी डबल वैक्सीनेटेड लोगों को ही रखा गया है। यानी कि जिस तरीके से 9 केस आए हैं, 9 केस जो विदेश से लोग आए थे उसमें से 9 लोग पॉजिटिव हुए हैं। 1 महीने के भीतर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इसके जरिए कहीं न कहीं मुंबई को सेफ रखा जाए, क्योंकि मुंबई या महाराष्ट्र में कल जो सुधारित गाइडलाइन जारी हुई है उसके जरिए 3 देश को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है और बोत्सवाना है। इन 3 कंट्रीज को हाई रिस्क कंट्रीज में रखा गया और यहाँ के लिए यहाँ से आने वाले हर यात्री को 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। उसके बाद अगर आप निगेटिव होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके बाद भी आपको 7 दिन तक घर पर क्वारंटाइन रहना है, यानी होम क्वारंटाइन रहना है। ये तस्वीरें देखिए, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से तमाम सारे ऐसे गेट हैं जहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है और उसके बाद छोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ से कोई मिस भी होता है तो आगे फिर एक डबल लेयर में इस तरीके से रखा गया है। सावधानी बरती जा रही है, प्रोटोकॉल्स और नियमों का पालन किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए तमाम सरकारें अलर्ट मोड पर है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।
स्वागत आपका। फिर मिल रहे हैं हम चौपाल पे। थोड़ा जल्दी कर लिया हमने, नहीं तो हम तो सुन रहे थे कुछ दिन बाद आप वो पानी वाली गाड़ी से आते, हाइड्रोजन वाली, कि जो पानी से हाइड्रोजन अलग करेगी और ऑक्सीजन अलग करेगी और उस पर चलेगी। जल्दी आने वाली है? नहीं, गाड़ी आने के लिए टाइम लगेगा, पर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होकर ये गाड़ी चल सकती है, इस पर आज लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैंने एक कंपनी को रिक्वेस्ट की और उनकी हाइड्रोजन पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में आई है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इंडियन ऑयल का फरीदाबाद का जो सेंटर है वहां तैयार होता है। वो दिसंबर एंड तक वो अवेलेबल करके देंगे। 1 किलो में 180 किलोमीटर चलती है और एक पायलट प्रोजेक्ट करके मैं उसको उपयोग में लाकर आप जैसे लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 किलो में वो 180 किलोमीटर चलेगी और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई स्पीड अच्छी होगी, पेट्रोल डीजल की तुलना में काफी अच्छी होगी। ये स्वदेशी ईंधन होगा। तो और उसमें चौपाल है करके आपको बता रहा हूं कि ये जो गंदा पानी है जो टॉयलेट का है, सीवेज का है, तो हमारे यहाँ नागपुर शहर में हम उसको पिछले 6 साल से बेचते हैं रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। तो हमको 300-325 करोड़ रॉयल्टी मिलती है गंदा पानी बेचकर। तो वहीं हमारा जो कचरे का डिपो है उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगाकर एक पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर सस्ती हो जाएगी, क्योंकि रूफटॉप सोलर होगा और गंदा पानी फुकट में होगा। और अब इलेक्ट्रोलाइजर हमारे यहाँ देश में काफी स्टार्टअप बनाने लगे हैं और उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होगा और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और उसमें नागपुर की बस ट्रक चले, ऐसा प्रोजेक्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनेक नगर परिषद क्षेत्रों में, महानगर पालिका के क्षेत्र में, गांवों में ये सब हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी कम होगा और उसके साथ साथ फ्यूल भी सस्ता होगा। अभी वो $3 की कीमत कम से कम उसकी जाती है, पर मेरा अंदाज है कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो ये 50-60 रुपए किलो तक आ जाएगा, सबसे सस्ता फ्यूल होगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन में 180 किलोमीटर, दिल्ली या नागपुर से दिल्ली में कितने किलो लग जाएगा? 3-4 किलो में हो जाएगा? नहीं, ये पहली बात तो ऐसा है कि ये जो होगा ये हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन अब इतने हाईवे पर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे दिल्ली में गाड़ी है, जैसे आपकी गाड़ी है, आप पेट्रोल की गाड़ी लेकर जा रहे होंगे तो 10 रुपए 1 किलोमीटर, अगर डीजल की जा रहे तो 7 रुपए पर किलोमीटर और इलेक्ट्रिक पर जा रहे तो 1 रुपए पर किलोमीटर और ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएंगे तो शायद 70-80 पैसे पर किलोमीटर। तो ये डीजल और पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और चौपाल में बताना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रैक्टर है, ये जो परली जलाते हैं, तो अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ये 5 टन परली से 1 टन बायो LNG या बायो CNG तैयार होता है। और देश का पहला ट्रैक्टर मैंने अपने खुद का डीजल का ट्रैक्टर बायो CNG पे कन्वर्ट किया है। तो एक किसान की 1.25 लाख रुपए की बचत होगी। और ये जो लाखों टन परली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, उसके कम से कम 700-800 इंडस्ट्री आएगी। और यहां हम जो गैस इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा और उसका इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होगा, ये कब होगा? इसमें एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं कि जो मैंने 7 साल में कहा है वो क्या नहीं हुआ, ऐसा एक भी बात आप मुझे बताइए। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि ये निश्चित रूप में आने वाले 2-4 साल में होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था, तो आज आ गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में हमारी पेट्रोल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर और इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, तीनों की कीमत 2 साल के अंदर लगभग समान होगी। तो ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी अगर कोई अभी लेने की सोच रहा है तो वो छोड़ दे? नहीं सर, ये सब चलता रहेगा। देखो, किसी को हम बंद नहीं कर रहे। जो कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, एक फ्लेक्स इंजन
कि टेक्नोलॉजी लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एथेनॉल भी डलेगा और हाँ, पेट्रोल। उसमें ऐसा है कि ब्राजील, कनाडा और यूएसए में ऑलरेडी ये जितने ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, होंडा, हुंडई, ऑल, इनकी गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन है। उसकी कीमत पेट्रोल गाड़ी के बराबर है। उसका अर्थ ऐसा है कि आप गाड़ी में 100% पेट्रोल डाल सकते या 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। तो 100% पेट्रोल, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए और इथेनॉल का 60-62 रुपए है। थोड़ी कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल की कम है, फिर भी 30-35 रुपए की बचत है। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और आपको एक कैमरी करके कार है टोयोटा की, तो उसमें क्या है कि 40% वो गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो मेरा जो सुझाव सोच है कि हमारी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 40% वही गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल पे चलेगी, 100% पेट्रोल पे चलेगी। तो एकदम कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दिल्ली जैसे शहर में ऑड इवन वगैरह की जो बात होती है करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो फिर चुनाव के टाइम किसका रेट घटाएंगे? हाँ, चुनाव के टाइम रेट किसका घटाएंगे? क्योंकि पेट्रोल का रेट तो तभी घटता है हमारे यहाँ। देखिए, भारत सरकार ने तो पेट्रोल डीजल के भाव कम किए। कुछ राज्य सरकार जो है, उन्होंने उसमें जो वैट लगता था उसके रेट कम नहीं। आज दिल्ली ने भी कम कर दिया। आज दिल्ली ने कम किए। अब महाराष्ट्र में हमारे अभी तक नहीं हुए। तो सब राज्यों ने अगर, सभी लोगों ने अगर वो रेट कम कर दिए तो कम होंगे। पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, वही मैं अक्सर बात कह रहा हूं कि चलो गांव की ओर, चौपाल की ओर, और इस देश के किसान को समृद्ध संपन्न बनाओ। और मुझे लगता है कि ये जो अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल का। हाँ, ये पेट्रोलियम गैस और इसका। और ये अगर हमने 7-8-10 करोड़ भी बचाया तो ये पैसा जाएगा किसानों के घर में। जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। तो इससे आज देखो हमारे देश की समस्या क्या है। आज आप चौपाल में हमारे ग्रामीण जनता की समस्या ये है कि हमारी एमएसपी से हमारी गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर की कीमतें जो है कम है, एमएसपी ज्यादा है। हमारे देश में 350 लाख टन चावल हमारे पास पड़ा है स्टॉक में। और इसलिए अब हमको इसके लिए पिछले 2 साल में, हमने इस साल नहीं है, शक्कर हमने एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल 6000 करोड़ सब्सिडी दी। उसके पहले साल, पिछले साल में 4000 करोड़ दी। इस साल ब्राजील में ड्रॉट पड़ने के कारण शुगर के भाव अच्छे, तो अभी शुगर एक्सपोर्ट हो रही। तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज अवर प्रॉब्लम। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर होगा, इससे देश के कृषि ग्रामीण क्षेत्र का, यानी चौपाल पर बैठने वाले लोगों का आने वाले समय में भला होगा, यही मेरा विश्वास है। ये आपने जैसे टैक्स की बात की फ्यूल पे, उसमें लोगों का ये सवाल रहता है कि इनकम टैक्स की जब विज्ञापन आते हैं, वो कहते हैं हम इनकम टैक्स दीजिए सड़क बनेगी। जीएसटी का विज्ञापन आता है, जीएसटी दीजिए सड़क बनेगी। फ्यूल पे सेस ले लेते हैं पेट्रोल में कि इसमें ये सेस लगाइए हाईवे बनेगा। फिर हाईवे जब बन जाता है उस पर टोल ले लेते हैं। तो फिर वो इतना सारा पैसा जो टैक्स का लिया था, उससे तो सड़क बननी थी, सड़क बनने के बाद उस पर टोल क्यों दे? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और उसकी सच्चाई को समझे। पहली बात तो ऐसी है कि 1,20,000 करोड़ का मेरा बजट है और मैं काम कर रहा हूं 5 लाख करोड़ के। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं, यहां से बहुत से लोग मेरठ से रिलेशन रखते होंगे और आप भी शायद ये रोड पे 16 लेन का रोड बना है, आप कभी गए होंगे। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। अभी मुझे लोग मिले, मैं अभी जाने वाला हूं उद्घाटन करने के लिए उस रोड पर, तो मुझे लोग मिले कि वो रोड से अब हम 40 मिनट में आए, 45 मिनट में आए। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके गाड़ी का इंजन 4.5 घंटे गियर बदल बदल के धुआं फूकते हुए जाता था, तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम होता था, और 40 मिनट में आए तो कितना बच गया। अगर रोड अच्छा बना, अभी हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 7 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में।
ये मैं 2 साल के अंदर आपको एश्योर करता हूं। तो आपकी गाड़ी का इंजन ही कम चलेगा, तो जहां आपको 20-25 लीटर पेट्रोल के बजाय शायद 17 लीटर पेट्रोल पे 18 लीटर पेट्रोल, तो आपका 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी, उसके बदले में आपको टोल देना है, तो नुकसान कहाँ है? दिल्ली आने की बातें हो रही हैं, तो आप आए और आपसे आप जैसे राजनीतिज्ञ से राजनीति की छोटी सी बात ना पूछें चुनावों के मौसम में, तो ठीक नहीं होगा। ये बताइए सर, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, कांग्रेस मुक्त ऑपोजिशन सा हो रहा है, अब ऑपोजिशन में भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? उधर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, इधर पंजाब लोक कांग्रेस, कांग्रेस तो खड़ी है, दूसरे रूप में खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त ने इस देश में कांग्रेस को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। अनेक सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और 1947 से लेकर 60-65 साल कांग्रेस को अवसर मिला, पर देश का विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए अब कांग्रेस की नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा, तो नए अल्टरनेटिव के रूप में अब कांग्रेस के बजाय जो अल्टरनेटिव है उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो देश का विकास होगा। इस भाव में वो स्पिरिट में कही हुई बात है। इसलिए लोकतंत्र में सब पार्टियां रहे, सब काम करें, और जनता की अदालत में जिसमें ताकत होगी, जनता जिसको साथ देगी वो आगे आएगी। और आपको पता है कि क्रिकेट एंड राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मैं क्रिकेट की मैच कभी बहुत देखता था, तो वो बोल रहे थे अभी इंडिया हार रहा है, और घर में आ गया नाराज होकर, तो 5 बजे पता चला कि इंडिया जीत गया। तो राजनीति में हर आदमी को मौका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पब्लिक का विश्वास संपादित करके जो लोग अच्छा काम करके कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे तो जनता उनको सपोर्ट करेगी, और जो नहीं कर पाएंगे उनको बदल देगी। और सरकारें आती है, बदलती है, लोग आते हैं, बदलते हैं, ये चलने वाला है। इसमें लोकतंत्र में किसी को मुक्त करके पूरा निकाल देना ये भाव नहीं है। यही है कि जिनको अवसर दिया, जो परफॉर्म ठीक नहीं कर पाए, तो दूसरे लोगों को अवसर देना चाहिए। इस भाव से वो आया। फिर आप लोगों ने उसका अर्थ निकाला कि कांग्रेस को सब जगह से निकाल दो। कांग्रेस एक पार्टी है, वो भी काम करे। हमारे में वैचारिक मतभिन्नता है, पर कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो भी अपना काम करे, हम भी काम करें, बाकी भी पार्टी काम करे। जिसमें जनता का विश्वास होगा, जनता उसको चुन के देगी और वो काम करेंगे। क्योंकि वहां पहले राहुल जी की चुनौती थी, अब प्रियंका जी चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। सर, हर आदमी को चांस है। जैसे प्रियंका जी पे आप क्या कहेंगे? राहुल जी पे आपके व्यूज बिल्कुल सर, क्लियर मैं है। आपको एक बात बताता हूं। आज कंज्यूमर के सामने सब चैनल ओपन है। पहले एक ही था, दूरदर्शन, तो फिर बाद में 1-2 आए। अब इतने चैनल हो गए कि किस पे जाके सुनूं ऐसा लगता है। तो लोगों ने अपना चॉइस कर लिया। तो लोग अभी होशियार हो गए। उनको अपना नेता किसको चॉइस करना है, कौन से पार्टी को चॉइस करना है, किस बात पर वोट देना है। हमारा लोकतंत्र प्रगल्भ बन रहा है, और लोकतंत्र में ग्रामीण जनता भी अब अपने सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सवालों पर उचित निर्णय करने लगे हैं। और लोकतंत्र में माँ बाप सरकार वही है। जनता की अदालत में वो जो निर्णय करेंगे वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं पड़ता है। क्योंकि कई बार तो इलेक्शन के बाद सरकारें बनती हैं ना। पिछली बार आपको याद होगा, आपका बड़ा रोल रहा गोवा में। अभी फिर वैसा ही रोल होगा। मैं रात को 12 बजे गोवा पहुंचा और सुबह 8 बजे सरकार बन गई थी। अब मैं क्या करूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सो गए थे। इस बार वो वाले नहीं है जिन पे आपने कहा था कि वो सो गए, इस बार दूसरे वाले हैं। देखिए, ये गोवा में हमारे पास 13 एमएलए थे, कांग्रेस के पास 17 थे, और विधानसभा किसी को मेजोरिटी नहीं थी। उनको अवसर था कि वो 7 से 8 एमएलए अपने साथ ले लें। हमें अवसर था कि हम 9-10 एमएलए हमारे साथ लाएं। मैं रात को 12 बजे गया। एक थोड़ा सा एडवांटेज हुआ कि मैं गोवा में बार बार जाता रहा, अनेक सालों से मेरे संबंध थे, और महाराष्ट्र से गोवा लग कर है। तो जो छोटी पार्टियां थी उनका मेरे ऊपर विश्वास था, और उस विश्वास का उपयोग करके मैंने उनको समझाया। रात को 5-6 बजे पक्का हो गया, साइन हो गई। 8 बजे हम लोग गवर्नर को मिले और हमने पत्र दे दिया। तब कांग्रेस वालों की नींद खुल गई, तब पता चला कि सरकार हमारी बन गई। तो अब तो आपके अलावा और भी लोग पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल जी पहुंचे, ममता जी पहुंची हुई हैं उसी गोवा में। इतने से गोवा में। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जिसको लड़ना है वो लड़ ले। जनता जिसको चुनेगी वो आखिर सिकंदर है।
इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के सामने? चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चुनौती है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बचपन से उनका बड़ा फॉलो करता था। उनने बहुत सुंदर बात कही थी कि सरकारें आएगी बदल जाएगी, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, नेता आएंगे बदल जाएंगे, सांसद बनेंगे बदल जाएंगे, एमएलए आएंगे बदल जाएंगे, पर ये देश यही रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें देश के लिए काम करना है, केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करना है। और इसलिए हमारी सोच यही है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इस देश को आगे ले जाना, हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये गीत हम गाते गाते राजनीति में आए। तो पॉलिटिक्स ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा कन्विक्शन है। और देश को पुनर्निर्माण करना, दुनिया इस देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, ये सही में मकसद है। और यही काम हमको करना है। और मोदी जी के नेतृत्व में काफी गति से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकारें, राज्य सरकारें काफी बदल हो रहे, और काम करने की कोशिश करेंगे और हमारे देश को दुनिया में आगे लेकर जाएंगे, यही प्रयास है। और मुझे लगता है इसलिए चुनाव हारना या जीतना ये बड़ी बात नहीं। देखो, मेरी बात में, मैं साइकिल पे घूमता था, मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं है। मैं बीजेपी प्रेसिडेंट बनकर आया तो मुझे एक ही रोड मालूम है जो एयरपोर्ट से यहां से फिरोज शाह रोड पे जाता था। और आज भी मैं 90% दिल्ली नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं कभी आया नहीं। मैं पोस्टर चिपकाता था, मैं दीवालों पर लिखता था, मेरा हस्ताक्षर गंदा था। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, फ्लेक्स बोर्ड नहीं आए थे, तो काले दीवार पर सफेद चुना लगाने का काम करना पड़ता था। तो वो सफेद चुना लगाने के लिए मैं इसलिए फिट था क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था। तो मैं कहता था कि महात्मा गांधी जी में खराब था वैसा मेरा खराब है मैं ग्रेट आदमी हूं। तो मैं क्या करता था, चुना मारने का काम मैं करता था, और जिसका हैंड राइटिंग अच्छा था वो फिर गेरू या नील से उसके ऊपर लिखते थे। तो ऐसा आदमी जो कभी आया नहीं दिल्ली में, वो मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया। और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पे बैठे, अडवाणी जी बैठे, उसमें मैं बैठा। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं ये मानता हूं कि ये पार्टी केवल मकसद चुनाव जीतना नहीं है, मंत्री बनना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। देखो, आपको मैं बताता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मुंबई से वहां 18 साल था, अब तो मैं मुंबई जाता नहीं, पर मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैंने 55 उड्डान पुल बनाया, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब मैं उसको भूल गया हूं। पर जब भी मैं हवाई जहाज में जाता हूं तो मुझे कोई ना कोई लोग मिलते हैं और वो बोलते ये बनाओ वो बनाओ। तो मैं मुंबई में नहीं हूं। ये जैकी श्रॉफ करके फिल्म एक्टर थे, एक दिन मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे कि देखो नितिन जी, ये साउथ मुंबई को और मुंबई पुणे हाईवे से जोड़ो, डायरेक्ट ये वीटी से फ्लोरा फाउंटेन से डायरेक्ट उधर जा सकेंगे। तो वो एक ब्रिज बन रहा है अभी। तो मैंने कहा जैकी जी, आपको पता नहीं होगा, आजकल मैं मुंबई में नहीं हूं, हमारा राज्य भी नहीं है, और मैं दिल्ली गया हूं, तो मैं कहां से बनाऊंगा? बोले आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं, मुझे सब मालूम है, पर मेरा एक ही विश्वास है कि जिस दिन आप बनाओगे तो ही बनेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ये जो लोगों का विश्वास होता है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही बात, लोगों का विश्वास होता है, यही इंपॉर्टेंट है। और